विलोक्यनाथाय विष्णवे नमः। ॐ वासुदेवाय धन्वन्तरये मृदकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला का 11वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और 11 वर्ष में हमने आयुर्वेद को एक सुदृढ़ स्थान पर पहुंचाने के लिए अपने से जो सुई की नोक भर भी जो मेहनत और परिश्रम कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो करके यह मंच ये चाहता है कि अनेक श्रेष्ठ वैद्य निर्माण हो और जब भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद घोषित हो तब हम उस कार्य को कर्तव्य को बहुत क्षमता के साथ उसको हम निभा सके उसको आगे ले जा सके और कहीं ना कहीं हम भारत के लोगों की पहली चॉइस आयुर्वेद है उसमें हम आ सके। तो ऐसे ही हमारे जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज का जो टॉपिक है, क्योंकि सामान्य रूप से हम जितने भी चिकित्सक को आमंत्रित करते हैं उसमें हम उनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस बांटने के लिए कहते हैं और मैं उन सभी के लिए शुक्रगुजार हूँ, नतमस्तक हूँ, धन्यवादी हूँ कि सबने खुले हृदय से, मुक्त हृदय से, बहुत बड़ा विशाल हृदय रखते हुए ज्ञान का अथाह भंडार, चाहे उनको कितनी भी मेहनत से मिला हो, इस मंच पर आके उन्होंने वो बांटा है, हम सबसे साझा किया है, हमें सिखाया है। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को उसमें से प्रश्नोत्तर के रूप में अनेक प्रश्नों के जवाब दिए हैं और वो कहीं न कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा पथ प्रदर्शक का काम करेगा। मगर मैं आप सबको एक बात बहुत ही आनंदित होके कहना चाहती हूँ कि आज का जो रिसर्च राइटिंग, केस स्टडी इन आयुर्वेदा मानी फ्रॉम रोगी टू रिसर्च, तो रिसर्च पेपर कैसे लिखना चाहिए, है ना? मैं एक बार मेरी स्टूडेंट से बात कर रही थी, मैंने कहा आज से कुछ सालों बाद मैं नहीं रहूंगी, 100 साल, 200 साल, 300 साल के बाद भी अगर मुझसे रिसर्च आर्टिकल लिखे जाते हैं कि ऐसे ऐसे रोगी को मैंने ऐसे ठीक किया, ये उसका डिस्कशन है, तो वो 500 1000 साल तक भी वो पढ़ा जाएगा कि अच्छा तब ऐसा भी कोई सोच रहा था इस डायरेक्शन में भी। तो सच में ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक है। आज के स्पीकर ने जो हमें, क्योंकि हम सभी स्पीकर को टॉपिक चुनने की आज़ादी देते हैं जिससे उनका वो बेस्ट आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए दे सके, तो मैं समझती हूँ कि फ्रॉम रोगी टू रिसर्च राइटिंग केस स्टडी इन आयुर्वेदा बहुत ही रिलेवेंट है और मेरी इच्छा है कि आज बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें जुड़े, उसमें सुने, इसीलिए ये निशुल्क रखा गया है और मैं समझती हूँ कि इससे हम आयुर्वेद का बहुत अच्छा भला कर पाएंगे। आज के हमारे स्पीकर है डॉक्टर अंकुर कुमार तंवर। आप है, इनका मैं परिचय एक बार आप सबके सामने रखना चाहूंगी। अभी वर्तमान समय में आप एसोसिएट प्रोफेसर दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मोदी नगर उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में आप कार्यरत है। आपने अपनी एमडी की स्टडी क्रिया शारीर में आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपने कंप्लीट किया हुआ है। आपने अपनी पीएचडी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपने कंप्लीट किया है। ओवर 14 इयर्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च एक्सपीरियंस है आपको आयुर्वेद में। इसके सिवाय आपकी जो स्पेशलाइजेशन है डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्लीप मेडिसिन, ये आपके पसंदीदा क्लिनिकल एक्सपीरियंस में है और हम चाहेंगे कि बहुत रिलेवेंट है उसके ऊपर भी हम आगे आपका लेक्चर रख सके। ही इज करंटली वर्किंग एज द एसोसिएट प्रोफेसर, जो मैंने पहले आपको बताया, मोदी नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। आपने अनेक एडिटोरियल बोर्ड में नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में आपने सर्व किया है और यू हैव आल्सो authored more than 50 research publication in the reputed national or international journals।
और your contribution to Ayurvedic research have been recognized with several prestigious award also, including the Indra Award, Dr. B.R. Ambedkar Award, Young Researcher Award, and Excellence Ayurveda for the Ayurveda research. You are also invited in as a speaker on the Lok Sabha TV Government of India, highlighting your expertise and commitment to the public health education. और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा, क्लिनिकल इंटेग्रेटिव एंड साइंटिफिक वैलिडेशन नॉलेज एंड क्लासिकल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द वेरियस कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे आपके परिचय में सीवी में है। मैं इन शॉर्ट सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छे विद्वान स्पीकर को हमने आज आमंत्रित किया है और ये आयुर्वेद को विश्व में अच्छे कीर्तिमान के साथ स्थापित करने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरी पर्सनल भी आप सबको रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से समझे, बार बार अगर नहीं समझ में आया फिर से भी देखें, क्योंकि इससे पहले जो 2 लेक्चर इसी टॉपिक पे हुआ था, एक डॉक्टर क्षिप्रा राजौरिया मैडम पंचकर्म में है एनआईए में, उन्होंने लिया था, और एक डॉक्टर जागृति शर्मा धर्मशास्त्र से हैं, उन्होंने लिया था। वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मगर तब हमारे पास रिकॉर्डिंग की उपलब्धि, ये क्या कहेंगे, फैसिलिटी नहीं थी, है ना, क्योंकि जो हेमाद्री भवन में ये क्लास चलती थी वो थोड़ा सा सेलर में है, तो वहाँ इंटरनेट कनेक्शन आ नहीं रहा था। तो मैं समझती हूँ कि आज की रिकॉर्डिंग भी बहुत लोगों को उपयोगी रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना रिसर्च राइटिंग केस स्टडी के रूप में, केस सीरीज के रूप में लिखकर हमें आगे आना चाहिए। तो ऐसे विद्वान स्पीकर डॉक्टर अंकुर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर अंकुर। Thank you, ma'am. Thank you, Hetal ma'am, for inviting me and for my kind introduction. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे कंटेंट से जो आज हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन बात करेंगे आज हम, केस स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों लिखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। केस सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, किस केस को हमें लिखना होता है, किस केस को हम पब्लिकेशन के लिए डाल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। और आयुर्वेदा केस टेकिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या होता है केस स्टडी का, केस स्टडी अप्रोच क्या होती है, और हाउ टू राइट ए केस स्टडी इन आयुर्वेदा। आज की हमारी ये कंटेंट है जिसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। मैंने बहुत ही सिंपली स्लाइड कोशिश करी है अपनी, ताकि मैं आपको केस स्टडी कैसे लिख सकते हैं और हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पब्लिकेशन में, ये समझा पाऊँ। तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं। हम सब जानते हैं आयुर्वेदा इज इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट सेंटर्ड सिस्टम फोकसिंग ऑन द यूनिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ईच पेशेंट। हम जानते हैं आयुर्वेदा प्रकृति के कॉन्सेप्ट्स को मानता है और हर पेशेंट की ट्रीटमेंट को अलग बताता है। रोगी परीक्षा फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ डायग्नोसिस, emphasizing a holistic assessment of the patient rather than just a disease. आयुर्वेदा हमेशा बोलता है कि हमें रोगी को ठीक, डिसीज को ठीक नहीं करना, हमें रोगी को ठीक करना है, क्योंकि आयुर्वेदा होलिस्टिक सिस्टम की अप्रोच को मानता है। वो एक प्रॉपर होल सिस्टम अप्रोच को मानता है, वो सिस्टम बाय सिस्टम अप्रोच नहीं मानता, सिस्टम सिम्टम्स की ट्रीटमेंट नहीं करता है, वो एक रोगी की ट्रीटमेंट करता है। इसलिए आयुर्वेदा में रोगी परीक्षा भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायग्नोसिस के लिए। और केस स्टडी क्या करती है, वो ब्रिज बनाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में और रिसर्च में। जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको रिसर्च में हम कैसे लेके जाए, उसका एक ब्रिज होता है जो केस स्टडी के फॉर्म में हम डेवलप करते हैं। इट प्ले ए की रोल इन डेवलपिंग द एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा। आजकल आप देखोगे हर कोई एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा की बात करता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आयुर्वेदा की नेगेटिविटी के बारे में बताया जाता है कि आयुर्वेदा में बहुत सारी चीजें गलत है, मगर उसको प्रूफ करने के लिए जो एविडेंस चाहिए वो केस स्टडी के रूप में हम पब्लिश कर सकते हैं। हम लोगों को बता सकते हैं कि आयुर्वेदा केस ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के, प्रकृति बेस्ड अप्रोच के थ्रू ठीक हो सकते हैं। हम पूरी दुनिया को, हम साइंटिफिक कम्युनिटी को आयुर्वेदा की, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा को केस स्टडी या केस सीरीज के रूप में प्रूफ कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं आयुर्वेदा की कॉन्सेप्ट्स को। तो केस स्टडी है क्या, व्हाट इज ए केस स्टडी? ए मेडिकल केस स्टडी इज ए डिटेल्ड इन डेप्थ रिपोर्ट ऑन ए सिंगल पेशेंट एट ए ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, डॉक्यूमेंटेड देयर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड आउटकम। कोई भी एक सिंगल केस या फिर ग्रुप ऑफ पेशेंट को आप ले सकते हैं जिनको हम डॉक्यूमेंट, उसका डायग्नोसिस, आउटकम को हम डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको केस स्टडी के रूप में पब्लिश कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होता हमने जो भी केस देखा उसको हम पब्लिश कर पाए। इट हाईलाइट्स रेयर डिसीज। अगर कोई रेयर डिसीज है आपकी,
तो केस स्टडी अच्छी होती है आपकी। अनयूजुअल प्रेजेंटेशन है, केस तो नॉर्मल है, डायबिटीज का पेशेंट है, मगर उसकी सिम्टम्स, उसकी प्रेजेंटेशन कुछ अनयूजुअल है जो नॉर्मली नहीं मिलती है, उसको हम केस स्टडी के रूप में पब्लिश कर सकते हैं। और अनएक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट इफेक्ट, हमने जो सोचा नहीं था वो पेशेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो हम उसको एज ए केस स्टडी पब्लिश कर सकते हैं। These studies provide valuable educational insight into the unique clinical scenario, helping provider recognize the similar case. इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, हमने कोई केस पब्लिश किया तो अगर सेम केस कभी किसी और डॉक्टर के पास आए तो वो इस हमारी केस स्टडी के रूप में, हमारे जो हमने एजुकेशनल मटेरियल पब्लिकेशन के लिए डाला है, जर्नल में डाला है, उसके थ्रू वो डॉक्टर उस केस को समझ सकता है, उसकी ट्रीटमेंट अप्रोच को समझ सकता है। So a single patient can generate a valuable medical knowledge. हर सिंगल पेशेंट आपका एक एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा को जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। अब पर्पस क्या केस स्टडी जनरेट करने का? फर्स्ट है जनरेट हाइपोथेसिस। अगर हमारा केस किसी ट्रीटमेंट से ठीक हो रहा है, हमने देखा वो कफ प्रकृति का पर्सन था, हमने ये ट्रीटमेंट दिया और वो ठीक हो गया, तो हम उसकी बेस पे एक हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं कि जब भी इस वाला पेशेंट कफ प्रकृति के पेशेंट्स आते हैं एग्जाम्पल के रूप में, हम उनको ये ट्रीटमेंट दे तो वो ठीक हो सकते हैं। शेयर द क्लिनिकल एक्सपीरियंस, इससे हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ। और बिल्डिंग द आयुर्वेदा एविडेंस बेस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा, क्योंकि आयुर्वेदा आज भी बहुत सारे लोगों की थॉट्स में नेगेटिव सिनेरियो में है, जिसको हमें साइंटिफिक एविडेंस के रूप में पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। और साइंटिफिक कम्युनिटी सिर्फ बोलने से नहीं मानती, उन्हें पब्लिकेशन चाहिए होती है, उन्हें एक एविडेंस चाहिए होता है, जो एविडेंस हम केस स्टडी या केस सीरीज के रूप में पब्लिश करके पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को ऑल ओवर द वर्ल्ड शो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केस स्टडी इन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में केस स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है? इट डॉक्यूमेंट्स रियल लाइफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस रिफ्लेक्टिंग practical application of Ayurveda principles, help in the scientific validation of classical concepts like dosha, धातु, अग्नि संप्राप्ति। आयुर्वेदा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, दोष, धातु, अग्नि संप्राप्ति, कोष्ठ और रोगी परीक्षा, विकृति, सात्म्य, सत्व, इन सब कॉन्सेप्ट की हम समझते हैं आयुर्वेद डॉक्टर होके, मगर मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिटी को समझाने के लिए उनको वैलिडेशन चाहिए, उनको उन कॉन्सेप्ट की पब्लिकेशन चाहिए। वो पब्लिकेशन, वो वैलिडेशन हम इसके थ्रू शो कर सकते हैं। ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड द क्लिनिकल एस्पेक्ट, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के रूप में हम उस गैप को भर सकते हैं केस स्टडी के रूप में। प्रोवाइड द प्रीलिमिनरी एविडेंस फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ द आयुर्वेदिक इंटरवेंशन, किसी भी आयुर्वेदिक इंटरवेंशन की एविडेंस कि वो उनका इम्पैक्ट इफेक्टिव है या नहीं है, उसके प्रीलिमिनरी एविडेंस के रूप में केस स्टडी हम पब्लिश कर सकते हैं। एनकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग एंड द एनालिटिकल स्किल्स इन द क्लिनिशियंस। इट सपोर्ट द एविडेंस जनरेशन आयुर्वेदा प्रैक्टिस, केस स्टडी से क्या होता है? डॉक्यूमेंट द इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, प्रिजर्व द क्लासिकल क्लिनिकल विजडम एंड यूजफुल व्हेन द आरसीटी आर डिफिकल्ट। आरसीटी होती है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ऐसे केसेस में जब रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं तो हम केस स्टडी के रूप में उस एविडेंस को पब्लिश कर सकते हैं। आयुर्वेदा की स्ट्रेंथ क्या है? आयुर्वेदा हमेशा मानता है प्रकृति बेस्ड पर्सनलाइजेशन पे, दो दृश्य बेस्ड इंटरवेंशन। तो आयुर्वेदा में हर केस यूनिक है, हर केस पब्लिश किया जा सकता है, बस आपको उसकी यूनिकनेस पहचाननी है। और हम सबके अंदर कोई ना कोई रिसर्चर है, कोई भी जो प्रैक्टिस कर रहा है, कोई भी डॉक्टर जो एकेडमिक्स में है, जो ओपीडी देख रहे हैं, जो पेशेंट देख रहे हैं, वो हर कोई एक पब्लिकेशन कर सकता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि पब्लिकेशन बहुत टफ वर्क है, कौन करेगा, मगर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने पेशेंट्स की, वही डॉक्यूमेंटेशन आप पब्लिकेशन में डालनी है, बस उसको एक सिस्टमेटिक रूप में लिखना है, जो हम आज बात करेंगे कैसे लिखना है। एवरी पेशेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्लिनिकल लर्निंग, हम सब जानते हैं हर पेशेंट से हम सीखते हैं। केस स्टडीज कन्वर्ट द बेड साइड ऑब्जर्वेशन इनटू द पब्लिशेबल साइंटिफिक नॉलेज। इंपॉर्टेंस फॉर डॉक्यूमेंटिंग क्या क्या है? रेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, नोवल ट्रीटमेंट अप्रोच होनी चाहिए, क्लासिकल सक्सेस इन मॉडर्न डिसऑर्डर। कोई ऐसा डिसऑर्डर है कोई मॉडर्न का, इसको हम क्लासिकल ट्रीटमेंट से ठीक कर दें तो उसको हम केस स्टडी के रूप में पब्लिश कर सकते हैं। तो अब केस स्टडी करती क्या? थ्योरी और प्रैक्टिकल को मर्ज करती है, इसको ब्रिज का रूप में काम करती है। अब हम करें की पब्लिकेशन, मैं एकेडमिक्स में हूँ, क्लिनिक्स देखता हूँ, तो हम करें की पब्लिकेशन का क्या फायदा है? इट फॉर्म द बेसिक ऑफ केस रिपोर्ट। रिसर्च पब्लिकेशन क्या करती है? आपका केस रिपोर्ट बेसिक होता है उसका हमेशा ना। केस सीरीज, हमेशा केस सीरीज आपका ना, आपका एविडेंस ऑफ रिसर्च में जो होता है, एविडेंस
का जो पिरामिड होता है उसमें सबसे लास्ट में आता है, नीचे आता है, वो हमारा बेस होता है ताकि हम फर्दर क्लिनिकल स्टडी कर पाए। एकेडमिक लर्निंग सीखते हैं, एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीज, हम डिसीज की अंडरस्टैंडिंग समझ पाते हैं, हमने जो ट्रीटमेंट दी थी वो डिसीज पे कैसे काम करी, उसके डिस्कशन जब हम लिखते हैं हम समझ पाते हैं कि डिसीज में, इस ट्रीटमेंट में ये सब इंग्रेडिएंट्स थे, इनको इन दोषों पे काम किया और इस तरीके से उस डिसीज ने दूसरी संरचना को तोड़ दिया। क्लिनिकल इंप्रूवमेंट हेल्प यू टू डिफाइन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड द पेशेंट हैंडलिंग। और सबसे लास्ट है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो हमेशा हम बात करते हैं। सपोर्ट द इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा इनटू द मॉडर्न रिसर्च फ्रेमवर्क। आयुर्वेदा मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता हम कहते हैं बुक्स है, मगर ये बुक्स नहीं है, ये भी एक रिसर्च का पार्ट है, ये पब्लिकेशंस है। ये बुक्स भी हमारे चरक आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के बाद एविडेंस के रूप में इनको पब्लिश किया है, इनको लिखा है। तो ये भी एक रिसर्च का डाटा है, हमारा एविडेंस का डाटा है। मगर मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड इस डाटा को नहीं मानते, इसलिए हमें दोबारा इसे रीडिफाइन करना पड़ता है, रिवैलिडेट करना पड़ता है आज के टाइम में। तो रिसर्च का जो एविडेंस पिरामिड है, हम देख रहे हैं पहले एडिटोरियल आते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन आता है, फिर केस सीरीज या केस रिपोर्ट आती है, केस कंट्रोल स्टडी आती है, कोहार्ट आती है, आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आती है, और फिर सिस्टमैटिक रिव्यू आता है। तो केस सीरीज से केस रिपोर्ट बेस है हमारे रिसर्च का, जो हमारे आगे तक क्लिनिकल ट्रायल में हेल्पफुल होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक था फ्रॉम रोगी टू रिसर्च, हम कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं हमारे पास रोगी आता है, पेशेंट आता है, हम उसकी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, देखते हैं, फिर जो हमने नोट किया है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पे, पेशेंट को क्या दिक्कत थी, कब से दिक्कत थी, उसका कॉस्ट कैसा था, इन्वेस्टिगेशंस क्या थी, फिर हम सबको मर्ज करके क्या हो सकता है, फिर ट्रीटमेंट करते हैं। मगर उस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट फॉलोअप में आता है हमारे पास, हमें बताता है हमें आराम पड़ गया, हमने वो पूरा डाटा रख लिया। डॉक्यूमेंटेशन तो हमेशा करते हैं, मगर डॉक्यूमेंटेशन को हम साइंटिफिक राइटिंग में डाल सकते हैं, पब्लिकेशन में डाल सकते हैं। सो फ्रॉम रोगी टू रिसर्च, गुड रिसर्च बिगिंस इन द ओपीडी एंड आईपीडी। हमेशा आपकी ओपीडी और आईपीडी में हर केस आपके लिए रिसर्च है, बट ऑब्जर्वेशन मस्ट बी सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक रूप में हमें काम करना है बस रिसर्च के लिए। अब एक गुड केस होता क्या है, मैं कैसे पहचानूं मेरे को इसी केस को पब्लिश करना है, ये मेरा अच्छा केस है, इसको पब्लिश करता हूँ। तो रेयर केस होना चाहिए, अनयूजुअल रिस्पॉन्स होना चाहिए, कि क्लासिकल ट्रीटमेंट दी है बट रिमार्केबल रिजल्ट है आपके, इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट सक्सेस किया आपने, मॉडर्न भी है, कुछ आयुर्वेदा भी है, चैलेंजिंग डायग्नोसिस था उसका, फिर भी हमने ठीक करके दिखाया। इन सबको आप एक गुड केस के रूप में पब्लिश कर सकते हैं। अब आयुर्वेदा पैरामीटर्स क्या हम लेंगे, अगर हमारे पास अच्छा पेशेंट आया तो हमें उसकी प्रकृति नोट करनी है, विकृति, सार, सहनन, अग्नि, सात्म्य, सत्व, आहार विहार, निदान संप्राप्त। हम जब भी आयुर्वेदा की बात करते हैं हमें ये सब पैरामीटर लेने होते हैं। हम रिसर्च में बात करें कि हम ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, अपनी पीजी के टाइम में या पीएचडी के टाइम में जब भी हम ट्रायल करते हैं तो हम देखते हैं, हम सब केस रिकॉर्ड फॉर्म भरते हैं तो हम सब देखते हैं, हम सब लेते हैं, पेशेंट का प्रकृति एनालिसिस करते हैं, सार, अग्नि भी लेते हैं, कॉस्ट भी लेते हैं। सो ये आयुर्वेदा का जब आप क्लिनिकल डाटा ले रहे हो तो आपको एसेंशियल है सब लेना। विदाउट द आयुर्वेदिक पैरामीटर केस रिपोर्ट लॉस द आयुर्वेदा आइडेंटिटी। इन सब पैरामीटर के बिना ना आपकी केस रिपोर्ट आयुर्वेदा की आइडेंटिटी खो देती है, क्योंकि फिर तो सब मॉडर्न आपने ट्रीटमेंट दिया है बस, मगर आयुर्वेदा के पैरामीटर्स भी हमें लेना एसेंशियल है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है केस स्टडी का, अगर हम केस स्टडी लिखते हैं तो सबसे पहले आता है टाइटल, फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। हम सब रिसर्च करते हैं, हम पब्लिकेशन करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने इस आज के लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, पीजी के स्टूडेंट्स हो गए, उन्होंने अपनी सिनॉप्सिस भी बनाई होगी। सिनॉप्सिस के बाद बहुतों ने थीसिस भी लिखी होगी, तो सेम वैसे स्ट्रक्चर से हमारा ना, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, पेशेंट इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल फाइंडिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, आउटकम, डिस्कशन, कंक्लूजन। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मगर केस स्टडी लिखने के लिए केयर गाइडलाइंस होती है, केयर रिपोर्ट गाइडलाइंस, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे कि केयर रिपोर्ट गाइडलाइंस है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और हमें क्या करना होता है इसके अंदर। सो केयर गाइडलाइन है क्या? केयर गाइडलाइंस फॉर द केस रिपोर्ट helps the author to reduce the risk of bias, increase the transparency and provide early signal of what works for which patient and under which circumstances. Care guidelines help increase the completeness, accuracy and transparency of a published case report. ये एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी केस रिपोर्ट पब्लिकेशन के लिए बहुत इजीली चली जाएगी, एक्सेप्टेंस भी हाई होता है उसका।
तो एक केयर चेकलिस्ट होती है, इसमें 13 पैरामीटर्स है जो हमें नोट करने होते हैं। हमें जब केस स्टडी लिखते हैं सबको नोट करना होता है, लिखना होता है। सबसे पहला आता है हमारा टाइटल ऑफ द केस स्टडी। टाइटल कैसा होना चाहिए? एक टाइटल शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड इंफॉर्मेटिव। इस एक टाइटल में क्या क्या चीजें आनी चाहिए? हमारी इंटरवेंशन हमने क्या दी है, डिसीज क्या है और स्टडी टाइप्स क्या है। हमारे केस में स्टडी टाइप है हमारा केस स्टडी, केस सीरीज। सो द डायग्नोसिस और इंटरवेंशन ऑफ ए प्राइमरी फोकस फॉलोड बाय द वर्ड केस रिपोर्ट। जब भी आप केस रिपोर्ट लिखोगे तो आपकी टाइटल में केस स्टडी, केस रिपोर्ट या केस एसेंशियली होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ केस रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जो पब्लिश हुई जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में 2022 में, सक्सेसफुल आयुर्वेदा मैनेजमेंट ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस, एक केस रिपोर्ट। अब हमें पता है डिसीज क्या है, डर्मेटोफाइटोसिस। डिसीज भी आ गया, डायग्नोसिस भी आ गया, ट्रीटमेंट क्या दिया, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट दी है, और केस रिपोर्ट शब्द भी आया। तो ये तीन चीज आपके एसेंशियली केस रिपोर्ट में होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारा जो केयर गाइडलाइन, दूसरी चीज बोलती है कीवर्ड। 2 to 5 keywords that identify the diagnosis and the intervention in this case report। 2 से 5 कीवर्ड जो आपका डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करते हो, इंटरवेंशन को आइडेंटिफाई करते हो इस केस रिपोर्ट में, इंक्लूडिंग द केस रिपोर्ट। आप कीवर्ड्स में केस रिपोर्ट या केस स्टडी भी लिख सकते हो। जैसे जो मैंने पिछले अभी लास्ट पीछे स्टडी दिखाई थी आपको, इसकी कीवर्ड्स थे आयुर्वेदा इंटरवेंशन, जलदुर्कुष्ठ जो उनका आयुर्वेदा डायग्नोसिस था, मॉडर्न डायग्नोसिस क्या, डर्मेटोफाइटोसिस, शूद्रकुष्ठ एंड केस रिपोर्ट। केस रिपोर्ट भी आ गया इसमें, डायग्नोसिस भी आ गया और आयुर्वेदा इंटरवेंशन भी आ गया। ये आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं। कीवर्ड्स काम क्या करते हैं? कीवर्ड्स आप जब कोई आप नेट पे डाटा सर्च करते हो, आर्टिकल सर्च करते हो, तो आप डालते हो मेरे को केस रिपोर्ट देखनी है आयुर्वेदा की, तो आप डालते हो आयुर्वेदा केस रिपोर्ट। तो इस कीवर्ड के थ्रू वो जल्दी सिलेक्ट हो जाता है वो आर्टिकल आपका। जैसे मैं दर्दुकुष्ठ डालते, दर्दुकुष्ठ के रिगार्डिंग जितने भी आर्टिकल्स हो गए वो जल्दी सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमें सर्चिंग करने में, डिफरेंशिएशन करने में, स्क्रीनिंग करने में इजी होता है। अब अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट 2 टाइप से होता है, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं इमरार फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड, रिजेक्ट एंड डिस्कशन। अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब्स्ट्रैक्ट इस केस में कुछ भी हो सकता है, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर जर्नल टू जर्नल वेरी करता है। अब्स्ट्रैक्ट क्या फॉर्मेट क्या, अब्स्ट्रैक्ट में हमें क्या क्या करना पड़ता है? अब्स्ट्रैक्ट में पहला होता है इंट्रोडक्शन, आपको लिखना होता है व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस केस। ये केस में यूनिकनेस क्या आती है जो आपने केस लिखा, इस केस स्टडी को पब्लिश करने के लिए डाला। व्हाट डज इट ऐड टू द साइंटिफिक लिटरेचर, ये साइंटिफिक लिटरेचर में क्या हेल्प करता है? अब मान लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट है डायबिटीज का, मैंने ट्रीटमेंट दिया, ठीक हो गया। नॉर्मल ट्रीटमेंट जो हमेशा चलती है, पेशेंट को निशान लेके दे दिया, वो ठीक हो गया। मगर इस केस में यूनिकनेस क्या आती है? डायबिटीज के केस आते हैं, आप देते रहते हो, आयुर्वेदा में लिखा भी है। आपके पास कोई ऐसा केस आया, डायबिटीज था, कार्बुंकल्स भी थे उसको, या फुट डिसीज, आपको फुट डिसऑर्डर भी थे डायबिटीज के साथ भी, नर्वस इन्वॉल्वमेंट भी थी आपकी, तो आपका, और आपने निशान लिख दिया मे बी, या कोई और ट्रीटमेंट दिया, उससे इंप्रूवमेंट आ गया, देन यू कैन पब्लिश दैट केस। द पेशेंट मेन कंसर्न एंड द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग। पेशेंट जब आपके पास दिखाने आया तो उसकी मेन कंसर्न क्या थी, क्लिनिकल फाइंडिंग क्या थी, वो हमें एब्स्ट्रैक्ट में डालना है। प्राइमरी डायग्नोसिस, इंटरवेंशन एंड द आउटकम डालना है। कंक्लूजन डालना है, व्हाट आर द वन एंड द मोर टेक अवे लेसन फ्रॉम दिस केस रिपोर्ट। हमारा मेनली टेक अवे लेसन क्या था इस केस रिपोर्ट से, वो हमें डालना है कंक्लूजन। जैसे मैं आप जो आपको स्टडी बताई थी आयुर्वेदा मैनेजमेंट और डर्मेटोफाइटोसिस, उसका एब्स्ट्रैक्ट है। अब इस ट्रैक में इन्होंने फंगल डिसइंफेक्शन के बारे में बताया क्या है, इसका प्रिवलेंस क्या है। फिर हमारे केस के बारे में बताया इन्होंने कि जो पेशेंट आया था वो कैसा था, कब कितने टाइम से उसको बीमारी थी। जैसे यहाँ बताया 62 ईयर्स का ओल्ड मेल था, टीनिया कॉर्पोरिस था, और ऑन ऑफ होता रहता था 1 साल से, और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से इसको इम्पैक्ट पड़ गया। तो इसका रिजल्ट क्या आया पेशेंट का, ये हमने बताया। फॉलोअप कैसा रहा, और एट द एंड बताया आयुर्वेदा मेडिसिन ऑफर इफेक्टिव अप्रोच टू मैनेज द टीनिया कॉर्पोरिस। तो हमने इसका कंक्लूजन में टेक अवे मैसेज बताया था। अब हमने टाइटल लिख लिया, हमने कीवर्ड्स लिख लिए, हमने एब्स्ट्रैक्ट लिख लिया। अब आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखना क्या आपकी स्टडी में, तो बैकग्राउंड ऑफ द डिसीज। बैकग्राउंड में क्या क्या आएगा, एक्सप्लेन द डिसीज, डिसीज है क्या, इसका प्रिवेलेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, और एक्सप्लेन व्हाई दिस केस इज इंपॉर्टेंट, हम इस केस के लिए बात क्यों कर रहे हैं। कीप इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड फोकस, ब्रीफली
समराइज व्हाई दिस केस इज यूनिक एंड मे इंक्लूड द मेडिकल लिटरेचर रेफरेंसेस। आप रेफरेंसेस यूज कर सकते हो पुराने रेफरेंसेस के बेस पे कि ये केस क्यों यूनिक है, इस केस में हमने क्या मिला, इस डिसीज का प्रिवलेंस क्या है, ये सब। जैसे हमने जो आर्टिकल्स दिखाया था उसका इंट्रोडक्शन क्या था, डर्मेटोफाइब्रोसिस के बारे में बताया इन्होंने, इसका प्रिवलेंस बताया है, आयुर्वेदा कोरिलेट बताया इसके कैसे कैसे है, आयुर्वेदा में क्या बताया गया इसके बारे में इंट्रोडक्शन में बताया गया विद रेफरेंसेस। रेफरेंसेस कोई पुराना लिटरेचर पब्लिश हो उसके बेस, कोई बुक का रेफरेंसेस भी हो सकता है, कोई जर्नल का रेफरेंसेस हो सकता है। और मैं हमेशा कहूंगा जब भी आप रेफरेंसेस ले तो जर्नल की गाइडलाइंस लिख ले, वो किस गाइडलाइंस में बोल रहा है, आपका वैनकोर स्टाइल है, एपीए स्टाइल है, और आपकी जो पब्लिकेशन है जो आप रेफरेंसेस को रोक रहे हो पीडियाट्रिक जर्नल में तो नहीं है, इसको भी थोड़ा फोकस कर लीजिए। और हमेशा आर्टिकल में जब आप रेफरेंसेस डालते हैं ना, करंट रेफरेंसेस ज्यादा डालिए, ना कि बहुत पुराने। मैं 2025 में कोई रिसर्च कर रहा हूँ, कोई केस स्टडी डाल रहा हूँ और मैं 1990 का रेफरेंस डाल रहा हूँ, इट नॉट रिलेवेंट। आप 20 का, 22 का, 15 का, 16 का डालो, ज्यादा बेटर है। अब पेशेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो पहला है डी आइडेंटिफाई द पेशेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। डी आइडेंटिफाई मतलब पेशेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच ऑल द पर्सन आइडेंटिफायर्स हैज बीन रिमूव सो दैट द पेशेंट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे पेशेंट रिकॉग्नाइज हो जाए हमें नहीं बतानी केस स्टडी में। हमें पेशेंट का नाम स्पेशली नहीं बताना है, उसका स्पेशल किस जगह का रहने वाला है, उसका हाउस नंबर क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब नहीं आइडेंटिफाई करनी है। हमें क्या बताना है पेशेंट का? प्राइमरी कंसर्न बतानी है, उसके सिम्टम्स क्या है पेशेंट्स के ये बताने हैं, मेडिकल, फैमिली, साइको सोशल हिस्ट्री बतानी है, इंक्लूडिंग द रिलेवेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी अगर है तो बतानी है, रिलेवेंट पास्ट इंटरवेंशन एंड देयर आउटकम बतानी है। हमें क्या इंक्लूड करना है? पेशेंट का एज, पेशेंट का सेक्स, उसका ऑक्यूपेशन, चीफ कंप्लेंट, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सब हमें पेशेंट इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करना है। अब हमें क्या इंक्लूड नहीं करना है? पेशेंट का नाम, उसके इनिशियल्स, एग्जैक्ट एड्रेस, उसका फोन नंबर, आधार या आईडी नंबर, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, photograph showing the face of a patient unless the consent taken, and if you show the face of the patient, I should be covered too. एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं बतानी, एनी यूनिक आइडेंटिफाइंग डिटेल्स नहीं बतानी पेशेंट की। हमेशा याद रखें, हम बहुत बार केस स्टडी पब्लिश करते हैं, पेशेंट की एग्जैक्ट फोटो हम डाल देते हैं, तो हमें ध्यान रखना है पेशेंट की कंसर्ट ले रखी हो, उसकी आई कवर कर रखी हो, ताकि पेशेंट को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आए, तो हमें उसकी आइडेंटिटी को रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हमें क्या करना है, हम बता रहे क्या नहीं लिखना और क्या लिखना है। मिसिस सुमन देवी फ्रॉम मुरादनगर सफरिंग फ्रॉम मधुमेह। अब हमने बता दिया क्या लेडी का नाम था, सुमन देवी थी, मुरादनगर से थी। इसकी जगह हमें ये लिखना है ए 52-year-old फीमेल प्रेजेंटिंग विद द फीचर ऑफ मधुमेह, ताकि पेशेंट की आइडेंटिफाई ना हो पाए, पेशेंट आइडेंटिफाई केस स्टडी से ना हो पाए। जैसे इसी केस में जो हमने पहले बताया था, उन्होंने लिखा है 62 years old male living in the दीनदयाल नगर ग्वालियर प्रेजेंटेड इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑफ रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। ये ठीक है, मगर इनमें भी अगर हम पेशेंट का दीनदयाल नगर ग्वालियर या उसका ओपीडी नंबर छुपा ले तो बहुत बेटर है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? हम केस गाइडलाइन के जो फॉर्मेट है केस गाइडलाइन का उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा क्लिनिकल फाइंडिंग्स। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स। Mention the journal examination, systematic examination, and the vital sign, and the relevant investigation if any. For the Ayurveda also include the Prakriti, Vikriti, Agni and Kosta. ये सब हमें पेशेंट का स्पेशली बताना है। इसके साथ साथ और भी पैरामीटर ले सकते हैं डिसीज बाय डिसीज, जिसमें जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, साथ में सत्व, उसका विकृति क्या है पेशेंट की, सहन क्या, अगर हम इंक्लूड करना चाहें सबको भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे इसी स्टडी में जो हमने यहाँ दिखाई थी, उन्होंने क्या किया था, पेशेंट की प्रकृति बताई है, कफवात है, अग्निबल बताया, अवध है, शरीर बल बताया, मध्यम है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन बताया, कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है। तो ऐसे हमें भी अगर हम आयुर्वेदा केस रिपोर्ट लिखने ये सब बताना है, क्योंकि आयुर्वेदा की आइडेंटिटी को हम खोना दे इस केस स्टडी में। इसके बाद आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होती है? हिस्टोरिकल एंड द करंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ केयर ऑर्गेनाइज एज ए टाइमलाइन। जब से पेशेंट आपके पास आया उससे पहले से, जब से पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है उससे लेके आप तक का जो भी पेशेंट को हुआ फॉलोअप में, किस किस साल में आया, किस किस डेट पे आया, अगर आपको पता है वो सब हमें मेंशन करना है। और ये हम टेबल के रूप में या फिगर के रूप में दोनों में दिखा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिखाई हुई है, इसी पेशेंट का इन्होंने टाइमलाइन बताई है। 2016 में पेशेंट आया था,
पेशेंट ने दिखाया था, उसकी मेडिकल हिस्ट्री थी हाइपरटेंशन की, अम्लोडाइपिन ले रहा था। 2017 में स्किन रैशन डेवलप्ड हुए, ओरल ट्रीटमेंट लिया, उसने टॉपिकल ट्रीटमेंट लिया, रिकरेंस हुआ 2018 में, अपीयरेंस हुए रैशेस के सीवियर इचिंग के साथ, पर्सनल फैमिली और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री ली। फिर हमारे पास कब विजिट किया उसका बता दिया उन्होंने, 2019 में विजिट किया, मतलब डॉक्टर के पास जिस डॉक्टर को दिखा रहे थे। तो हमें टाइमलाइन में क्या करना है, मॉडर्न डायग्नोसिस, आयुर्वेदा डायग्नोसिस, जैसे प्राइमरी इंसोम्निया है या अनिद्रा है, सब हमें बताना है। डायग्नोसिस असेसमेंट क्या है, हमने किस बेस पे केस को डायग्नोस किया, डायग्नोसिस मेथड क्या के लिए लिए हमने, एग्जामिनेशन कैसे की, लेबोरेटरी टेस्टिंग क्या की, इमेजिंग क्या की, या कोई सर्वे के थ्रू हमने पता किया। डायग्नोस्टिक चैलेंजेस क्या आते हैं हमें बताने हैं। डायग्नोसिस इंक्लूडिंग द अदर डायग्नोसिस कंसीडर, कोई दूसरा डायग्नोसिस भी कंसीडर हो तो उसको भी बताना है हमें। प्रोग्नोसिस बताना है क्या हो सकता है इसका। तो जो हमने पहले बताया था आयुर्वेदा के साथ साथ मॉडर्न डायग्नोसिस दोनों बताने हैं हमें। जैसे अगर हम पेशेंट का प्राइमरी इंसोम्निया है तो अनिद्रा वाला भी बताना है हमें, क्योंकि हम आयुर्वेदा की एंटिटी लॉस नहीं कर सकते। जैसे इसी केस में हम डायग्नोसिस की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, उन्होंने बताया ये सब पैरामीटर्स आए पेशेंट के, और लोकल एग्जामिनेशन बताई, ये सब दिक्कत आई, उन्होंने बाद में डायग्नोसिस बता दिया। बेस्ड ऑन द दिस फाइंडिंग डायग्नोसिस ऑफ दर्द वाज मेड, उन्होंने बता दिया डायग्नोसिस क्या किया हमने, दर्द क्या किया। ये सब हिस्टोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद, लोकल एग्जामिनेशन के बाद हमने पता किया ये दर्द का केस। अब हमें क्या करना है लास्ट में, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन क्या दिया हमने पेशेंट को ये बताना। जब भी हम कोई केस स्टडी देखते हैं, जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, तो हमारी इंटरवेंशन हमने क्यों चूज की इसके बारे में हमें डिस्कशन में लिखना होता है, वो हम आगे बताएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले टाइप ऑफ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन हमने क्या दिया, फार्माकोलॉजिकल दिया, सर्जिकल दिया, प्रिवेंटिव दिया। हमने पेशेंट को कोई दवाई दी खाने के लिए, या सदवृत्त बताया, या उससे बताया कि आप ये फॉलो करो आहार विहार, तो बच सकते हो, प्रिवेंट हो सकती है बीमारी से। या कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट बताइए उसको कि आप इसमें अग्निक्रम कर सकते हो, या फिर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। जो भी हमने किया वो हमें बताना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसका डोज क्या दी थी, स्ट्रेंथ क्या थी, ड्यूरेशन क्या थी, कितने दिन तक पेशेंट ने वो दवाई खाई है, किस डोजेस में खाई है, 2 टैबलेट खाई है, 1 टैबलेट खाई है, 3 टैबलेट खाई है, दिन में 3 बार खाई है, 2 बार खाई है, और उसका अनुपान क्या था, ये भी हमें स्पेशली मेंशन करना है। और चेंजेस इन द थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन विद एक्सप्लेनेशन, अगर आपने पेशेंट जो पहली बार मेरे पास आया, मैंने उससे आरोग्यवर्धनी वटी दी है मान लो, और गंधक रसायन दिया है, 15 दिन बाद मैंने ट्रीटमेंट चेंज कर दिया, आरोग्यवर्धनी वटी हटा दी, मामूली शादी के बाद दे दी, मे भी क्यों दिया, वो क्यों चेंज करी, उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमें यहाँ बतानी पड़ेगी। तो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में क्या क्या हमें स्पेशली इंडिकेट करना है, ड्रग का नाम, क्या दवाई दी है हमें, आरोग्यवर्धनी वटी दिया है, गंधक रसायन दिया है, मामूली शादी के बाद जो भी दिया है हमें उसका नाम बताना है। डोज किस डोज में दिया है, 2 टैबलेट दिया है, 1 टैबलेट दिया है, ड्यूरेशन क्या दिया है, दिन में 2 बार, 3 बार, 15 दिन तक दिया है, 10 दिन तक दिया है, 7 दिन तक, जो भी हमने दिया है, किस रूट से दिया है, ओरल रूट से दिया है, डाइट एडवाइस क्या दिया है हमने, पेशेंट को डाइट फॉलो करने के लिए बोला है, कोई लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए बोला है, हमें सब मेंशन करना है। जैसे इसी केस में अगर हम बात करें, उन्होंने आरोग्यवर्धनी बटी दी थी, उन्होंने बताया 250 mg दिया है, ट्वाइस डेली दिया है, लुकवार्म वाटर से अनुपान भी बता दिया, आफ्टर द फूड दिया है, और फॉर 42 डेज दिया है। केशर गुगुल दिया है 250 mg ट्वाइस अ डे विद लुकवार्म वाटर आफ्टर द फूड फॉर 42 डेज। हर किसी के बारे में दिक्कत, निशा अम्ल की, जो भी उन्होंने दिया, हर ट्रीटमेंट उन्होंने बता दिया इंटरवेंशन में ना, कितने दिन तक दिया है, कितनी डोज में दिया है, क्या ट्रीटमेंट दिया है, किस अनुपान के साथ दिया, सब मेंशन करना है। जैसे इन्होंने यहाँ भी बताया सारा कुछ ना, और उन्होंने आगे फॉलोअप भी बताया, देखिए कि हमने इस टाइम पे फॉलोअप नहीं किया, डेट के साथ बताया, इस दिन को पेशेंट हमारे साथ आया था, इस दिन में हमने ये पेशेंट को ट्रीटमेंट दी, ये फॉलोअप किया, यही दवाई बताई, ये चेंज की, सब मेंशन किया। तो नेक्स्ट हमारा चीज है फॉलोअप एंड आउटकम। अब क्लिनिशियन एंड द पेशेंट असेस द आउटकम इफ अवेलेबल। जो भी क्लिनिशियन है, पेशेंट से आपको असेसमेंट हुआ आउटकम का, आपको नोट आउट करना है। पेशेंट ने बताया आपने दवाई दी थी, उसके रैशेस कम हो गए, आपके पास फोटो है, डेफिनेटली आप फोटो लीजिए। और स्किन का पेशेंट है आपके पास, स्किन डिसऑर्डर का, तो आप फोटोग्राफ हमेशा लीजिए। और फोटो में स्पेशली मैं बताऊंगा, आपने जिस एंगल में पहले फोटो ली थी, दोबारा भी कोशिश की उसी एंगल में, उसी पोजीशन में फोटो हो। ऐसा ना पहले आपने राइट हैंड की ली थी, बाद में आप लेफ्ट हैंड की ले ले, पहले आपने फ्रंट व्यू लिया था, बाद में आप लेटरल व्यू ले ले। क्योंकि इससे क्या होता है, जब केस स्टडी पब्लिकेशन के लिए डालते हैं ना, तो जब रिव्यूअर होता है उसे लगता है कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन की गई है डाटा में, तो ऐसा चीज ना आए आपके सामने ना।
आपको जब रिव्यूअर चेक कर रहा है उसको क्लियर हो जाए कि नहीं ये उसी हैंड की फोटो है, 15 दिन बाद की फोटो है, आपको इंप्रूवमेंट दिख रही है। तो इसका बहुत ध्यान रखिए। पेशेंट का कोई आपने उसको इन्वेस्टिगेशन करवाई है, मान लो आपने उसका लिपिड प्रोफाइल करवाई है, 15 दिन पहले 15 दिन बाद आपको दिख रहा है उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है, डेफिनेटली आप उसको भी नोट आउट कीजिए, वो भी डालिए। पेशेंट खुद आपको बता रहा है मेरे को अब इचिंग कम हो रही है, मेरे को रैशेस कम हो गए हैं, मेरे को अब अच्छा फील हो रहा है, वो सब आपको नोट करना है। इंपॉर्टेंट फॉलोअप क्या होता है आपका? डायग्नोस्टिक एंड अदर टेस्ट रिजल्ट। पहले टेस्ट क्या आते हैं, बाद में टेस्ट क्या आते हैं, वो आपका हमेशा इंपॉर्टेंट फॉलोअप होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव आपका डाटा आ जाता है जो आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। और उसके थ्रू आप पब्लिकेशन के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छी पब्लिकेशन हो सकती है आपकी। इंटरवेंशन की एडहेरेंस कितनी है जो आप दे रहे हो, पेशेंट फॉलो भी कर रहा है, कंप्लायंस कितनी है, टोलरेबिलिटी कितनी है, उसको टेस्ट कर रहे हो आप। आपने पेशेंट को कोई चार्ट दिया, कंप्लायंस टेबल दिया है, आज जब भी खाओ उस पर टिक कर दो, वो सब आपको बताना है। कोई एडवर्स इफेक्ट या अनएंटिसिपेटेड इवेंट हुआ है, वो आप सबको नोट आउट करना है। तो फॉलोअप में क्या करना है आपको? वीकली क्या चेंज आया है, सिम्टम में इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई, कंप्लायंस कैसा था या एडवर्स इफेक्ट है या नहीं, ये सब आपको फॉलोअप हमेशा करना है। जब भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, एक हफ्ते पे आ रहा है या 15-15 दिन पे आ रहा है। अब आउटकम इंक्लूड क्या करता है आपका? सब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट पेशेंट में कितनी हुई है। सब्जेक्टिव मतलब पेशेंट क्या बता रहा है, उसको पहले से अच्छा लग रहा है, पहले से उसको कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया है क्या, तो कुछ पैरामीटर जिसको हम बाय टेस्ट नहीं कर सकते, पेशेंट के पर्सपेक्टिव या पेशेंट से हिस्ट्री टेकिंग में पर्सन के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग क्या है? कोई आपने कुछ पहले कुछ डाटा लिया था, कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर लिए थे, अब वो चेंज हो गया क्या? मान लो मैंने बीएमआई पहले चेक किया, पेशेंट आपके पास फैट लूज करने के लिए आ रहा है, वेट घटाने के लिए आया है, और उसका कहीं से भी कम नहीं हो रहा था, मान लो केस स्टडी, और आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट 3 महीने में उसका वेट लॉस हो गया। तो बीएमआई पहले क्या था, बाद में क्या था, ये ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स आपकी। उसका वेट कितना था पहले और बाद में, ये आपकी ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग है। तो आप बता सकते हो इसके रूप में पेशेंट में इम्पैक्ट आया। कोई लैब में चेंज हुआ है क्या पेशेंट के? जैसे मैंने बताया लिपिड प्रोफाइल पहले क्या थी, अब क्या थी, चेंज हो गई है क्या? उसका हीमोग्लोबिन पहले कम था, बढ़ गया है क्या, या कोई चेंज ही नहीं आया? वो सब आपका आउटकम्स में आते हैं। कोई स्केल यूज किया या कोई स्कोर यूज किया है? जैसे मैं स्लिप की बात करूं, निद्रा की, अनिद्रा की, उसमें हम पीएसक्यू स्कोर देखते हैं, पिट्सबर्ग स्लिप क्वालिटी इंडेक्स, ताकि पेशेंट में हमें पता चले उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी स्लिप में इंप्रूव हुई या नहीं हुई। ऐसा कोई स्केल यूज किया है क्या आपने? कोई पेन के लिए कोई स्केल यूज किया है क्या? विजुअल एनालॉग स्केल यूज किया है क्या? वो सब हम यूज कर सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर के रूप में बिफोर आफ्टर यूज कर सकते हैं। जैसे इसी पेशेंट में फॉलोअप आफ्टर द 1 मंथ बताया इन्होंने, रिकरेंस ऑफ स्किन लीजन हैड नॉट सीन, रिकरेंस नहीं हुआ 1 महीने के बाद, नो इचिंग हुई, नो अदर एसोसिएटेड कंप्लेंट हुई, नो मेडिकेशन दी। 8 मंथ के बाद भी पेशेंट का फॉलोअप किया, जब भी कोई स्किन लीजन अपीयरेंस नहीं थी, इचिंग नहीं थी, एसोसिएटेड कंप्लेंट नहीं थी, नो मेडिकेशन। अब यहाँ देखिए उन्होंने डाइट भी बताई, लाइफस्टाइल भी बताया पेशेंट के, हमने क्या बोला है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट केस स्टडी का होता है आपका डिस्कशन। हमेशा व्यूअर ये देखता है आप डिस्कशन कैसा लिख रहे हैं, आपने क्या लिखा है, आपने क्या सोच के लिखा है। डिस्कशन ये नहीं होता हमने संहिता से डाटा लिया और डाल दिया, या हमने कहीं से उठा के डाल दिया। हमें देखना हमने ट्रीटमेंट लेती, पुराने लिटरेचर क्या कह रहे हैं इसके बारे में, क्या मेरा डाटा वही कह रहा है या उससे कुछ अलग कह रहा है, वो सब हमें रेफरेंसेस के रूप में भी यूज करना। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये आपकी स्ट्रेंथ बताता है, लिमिटेशन बताता है, आपकी अप्रोच में क्या रही, इस केस में आपने क्या स्ट्रेंथ यूज की, क्या लिमिटेशन रहेगी आपकी। डिस्कशन ऑफ द रिलीवेंट मेडिकल लिटरेचर, पहला लिटरेचर क्या कह रहा था, अब आप क्या कह रहे हो, इन दोनों का कंपैरिजन भी हो जाता है, और आपको रेफरेंसेस भी यूज करने के लिए रेफरेंसेस भी यूज करते हो इसमें आप। रैशनल ऑफ योर कंक्लूजन, जो आप कंक्लूजन बता रहे हो कि इस ट्रीटमेंट कितने इंप्रूवमेंट हो गया, उसका रैशनल क्या है, क्यों हो गया, वो पता चलता है। द प्राइमरी टेक अवे लेसन फ्रॉम दिस केस रिपोर्ट इज ए 1 पैराग्राफ कंक्लूजन। डिस्कशन के एंड में आप हमेशा एक 1 पैराग्राफ कंक्लूजन लिखते हो, टेक अवे लेसन, जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं ना कंक्लूजन, वैसे यहाँ पर लिखो। सो एक्सप्लेन व्हाई द ट्रीटमेंट वर्क, ये ट्रीटमेंट ने वर्क कैसे किया, प्रोबेबल मैकेनिज्म क्या था ट्रीटमेंट का, आरोग्यवर्धनी ओटी ने काम किया तो क्यों किया, कैसे किया, उसमें ऐसे क्या इंग्रेडिएंट थे जो काम करते हैं, क्या उसके जो इंग्रेडिएंट थे वो आयुर्वेदा में बताते हैं ऐसे काम करते हैं, या मॉडर्न लिटरेचर भी ऐसा बताता है, कंपैरिजन विद द लिटरेचर। यहाँ से नहीं होती वैसे, अंदर अंदर तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, जैसे यही जो हमने डाटा आर्टिकल दिखाया था आपको, उसी का डिस्कशन है। इन्होंने बताया कि ये केस क्या आया था हमारे पास, क्या दृष्टि थी इसकी,
क्या सिम्टम्स थे पेशेंट के, तो हमने क्या ट्रीटमेंट प्लान किया, दोषा की प्रिडोमिनेंस के बेस पे, धातुओं के बेस पे, श्रोतस के बेस पे, और वो आरोग्यवर्धनी ऊतक चूज की थी, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे, वो काम क्या करती है, रेफरेंसेस के साथ हमें यहाँ पे यूज करना है। जैसे उन्होंने यहाँ पे, मैं पूरे आर्टिकल्स में 2 चीजों के लिए बता रहा था, यहाँ पे आरोग्यवर्धनी ऊतक और कृमि मुद्गल रस। उन्होंने बताया आरोग्यवर्धनी ऊतक कुष्ठ हर है, मेदोदोष हर है, यकृत विकार हर है, चीन ज्वर में काम आती है। इंग्रेडिएंट क्या है इसकी, गंधक, त्रिफला, कुटकी, नीम, जो सारे स्किन डिसऑर्डर पे काम करते हैं। त्रिफला है जो एंटी इंफ्लेमेटरी है, एस्ट्रीजेंट है। नीम कैसे काम करता है, इसके जो इंग्रेडिएंट है अलग अलग भी कैसे काम करते हैं, अगर हम वो भी बता पाए, वो कैसे स्किन डिसऑर्डर पे काम करते हैं। मान लो मैं जैसे यहाँ पे नीम यूज किया हुआ है, आप नीम के जब आर्टिकल देखोगे नेट पे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे नीम का स्किन डिसऑर्डर के, तो आप वो आर्टिकल को भी रेफरेंसेस के रूप में यूज कर सकते हैं। त्रिफला का एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट के आर्टिकल को आप यूज कर सकते हो, उसका रेफरेंस दे सकते हो, वो कैसे काम कर रहा है। और आयुर्वेद शास्त्र में जैसे बताया गया है कि पाचन है, आम विष को दूर करता है, उसका रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। आप आयुर्वेद शास्त्र का रेफरेंस भी दे सकते हो, मॉडर्न लिटरेचर का रेफरेंस भी दे सकते हो, दोनों की कंबाइंड रेफरेंस के साथ आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हो। डिस्कशन में हमें सिर्फ प्रूफ करना होता है कि हमने ट्रीटमेंट क्यों दिया, इसके पीछे लॉजिक क्या था। और पुराना शास्त्र भी ये कहता है, नया शास्त्र भी ये कहता है क्या, पुराने नए के रेफरेंस को पढ़ते हुए, उसको समझते हुए हमें अपने ट्रीटमेंट प्लान को प्रूफ करना है। अब कंक्लूजन जो हमने बताया था 1 पैराग्राफ में, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन लिखा है, दिस केस स्टडी शो दैट द डर्मेटोफाइटोसिस कैन बी मैनेज सक्सेसफुली विद आयुर्वेदा इंटरवेंशन। No adverse effect pertaining to the prescribed drug was reported. Ayurveda medicines offer a good approach to manage Dardru, but to establish this fact, further study on large sample is required. इन्होंने बता दिया, अब हमें ये एक बेसिक डाटा हम दे रहे हैं, इसके बेस पे आप लार्ज सैंपल पे स्टडी कर सकते हो, क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हो। तो मैंने पहले भी बताया था, केस स्टडी या केस रिपोर्ट आपका लोअर लेवल ऑफ एविडेंस होता है, जो हायर लेवल ऑफ एविडेंस पे पहुंचने के लिए हेल्पफुल होता है, वो हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। एक और इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो केस स्टडी में यूज होता है, पेशेंट पर्सपेक्टिव, पेशेंट को फील कैसा हो, और ये सब पेशेंट की ओन लैंग्वेज में होता है, पेशेंट को क्या फील हुआ आपको वो बताने में। पेशेंट शुड शेयर देयर पर्सपेक्टिव ऑन द ट्रीटमेंट दे रिसीव, पेशेंट को जो फील हुआ वो बताएगा। इसमें आप कुछ मॉड्यूलेशन नहीं करते, पेशेंट बताते हैं मेरे को ये चीज अच्छी लगी, तो आप उसी की लैंग्वेज में उसी को लिखना है। जैसे एक और स्टडी थी, इस जो हमने पहली स्टडी दिखाई थी उसमें पेशेंट पर्सपेक्टिव नहीं था, मगर इस स्टडी से हमने पेशेंट पर्सपेक्टिव निकाला एक और स्टडी से। उन्होंने बताया द पेशेंट पर्सपेक्टिव रिकॉर्डेड इन जुलाई 2022, द पेशेंट हैज कन्वे deep appreciation and satisfaction with the quality of treatment received. As a result, he can now effortlessly carry out daily tasks that were previously hindered by debilitating migraine headaches. पेशेंट को जो फील हुआ वो हमें लिखना। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी केस स्टडी का इन्फॉर्म कंसर्न। द पेशेंट शुड गिव यू द इन्फॉर्म कंसर्न प्रोवाइडेड इट रिक्वेस्ट। अगर आपको जनरल मांगते हैं तो आपको प्रोवाइड भी करनी पड़ सकती है, तो पेशेंट की कंसर्न आपको लेनी ही पड़ेगी कि हम आपके ऊपर एक केस लिख रहे हैं, आप पे जो हम दवाई दे रहे हैं उसके ऊपर केस लिखेंगे। जैसे ये के इन्फॉर्म कंसर्न एक आर्टिकल की मैं दिखा रहा हूँ। इन्फॉर्म कंसर्न वाज ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट बिफोर ऑल द ट्रीटमेंट प्रोसीजर एंड फॉर द पब्लिकेशन। आज के टाइम में एक और नई चीज है जो आपको राइट करनी पड़ती है अपने आर्टिकल में, चाहे वो केस स्टडी हो, केस रिपोर्ट हो, कोई आरसीटी हो, ऑब्जर्वेशन स्टडी हो, या फिर कोई केस कंट्रोल स्टडी हो। डिक्लेरेशन ऑफ यूज ऑफ जनरेटिव एआई इन द साइंटिफिक राइटिंग। आजकल हम सब जानते हैं एआई का टाइम आ गया है, चैट जीपीटी, जेमिनी, बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो हमें ये स्पेशली बताना है कि हमने इसको यूज किया है या नहीं किया। तो एक आर्टिकल से मैंने ये लिया है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। द corresponding author declared that the node tool and the service and the AI were used, and only the basic tools such as Grammarly app were used for checking the grammars. आपने बताया आपने क्या टूल यूज किया है, ये हमें बताना है। अब राइट कैसे करें केस रिपोर्ट पर, तो एक ऐप आता है, आप सब अगर आप केयर गाइडलाइंस में जाएंगे तो एक ऐप भी है वहां पे ना, केयर राइटर। Care Writer is an online app that helps to streamline the process of writing the case report and the case report briefings. ये आपको बहुत हद तक केस रिपोर्ट को लिखने में हेल्प कर देगा। अगर आप खुद नहीं लिख पा रहे हो तो आप इस ऐप के थ्रू भी, इस वेबसाइट के थ्रू भी
आप लिख सकते हैं अपना केस रिपोर्ट। अब सबसे एंड में क्या होता है, हमने केस रिपोर्ट लिख ली, सबमिशन टू द साइंटिफिक जर्नल। फॉलो द ऑथर गाइडलाइंस। आप जिस जर्नल में लिख रहे हो उसके ऑथर गाइडलाइंस क्या करिए, इसको हमेशा पढ़े। जर्नल सबमिशन रिक्वायरमेंट, जर्नल की सबमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, व्हेन राइटिंग एंड सबमिटिंग योर केस रिपोर्ट टू ए साइंटिफिक जर्नल। मैंने बहुत बार एज ए रिव्यूअर देखा है, लोग आर्टिकल लिख देते हैं, केस स्टडी डाल दी उन्होंने, रेफरेंसेस ही यूज नहीं किए कोई से, या फिर जर्नल ने गाइडलाइंस में माना था वैंकूवर स्टाइल, वो आपका एपीए स्टाइल में है आपके आर्टिकल्स रेफरेंसेस। तो आपको हमेशा ऑथर की गाइडलाइन हमेशा पढ़े कि किस फॉर्मेट में आपने मांगा है, आपको साइटेशन किस रूप में देनी है, वो हमेशा पढ़े। यू मे विश टू कॉन्टैक्ट द जर्नल बिफोर सबमिटिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट। आप जर्नल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डाउनलोड ए पार्शियल लिस्ट ऑफ जर्नल दैट एक्सेप्ट द केस रिपोर्ट। आप पहले डाउनलोड कर लीजिए जर्नल की पार्शियल, जो केस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। आयुर्वेदा में बहुत सारे जर्नल है जो केस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। मैं जैम की बात कर लूंगा, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से पब्लिश होता है, आईयू जर्नल है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एनआईए, एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ, एनल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये सब अच्छे जर्नल्स है। इसमें से कुछ पबमेड इंडेक्स थे, कुछ यूसी केयर में भी थे। इन सब में आप आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। मगर याद रखिए केस रिपोर्ट सिलेक्ट चूज करना आपके ऊपर है, आप किस केस को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो हमने बताया था उसको फॉलो कीजिए। जर्नल दैट डू नॉट accept case report may publish the case report as a component of other articles। अब हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जब भी हम केस रिपोर्ट करते हैं, जो हमें ध्यान रखनी है। इनकम्प्लीट हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री पेशेंट के ढंग से नहीं ली है। पेशेंट आया आपको ट्रीटमेंट करने, आपने पूछा नहीं उसको डायबिटीज है या नहीं है, हो सकता है उसको डायबिटीज भी है। नो फॉलो अप ही नहीं लिया पेशेंट का। डिस्कशन बहुत पुअर है आपका, आपने ढंग से लिखा ही नहीं है। रैशनल क्या था ट्रीटमेंट के पीछे, आपने ये ट्रीटमेंट क्यों प्लान किया, कुछ लिखा ही नहीं है। पुराने रेफरेंसेस लिटरेचर, आयुर्वेद लिटरेचर का रेफरेंसेस नहीं दिया आपने। एंड अनसपोर्टेड कंक्लूजन, कोई सपोर्ट कंक्लूजन का नहीं है, मगर आपने बता दिया मैं ट्रीटमेंट काम कर दी। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है, ताकि आपके आर्टिकल को रिव्यूअर रिकमेंड कर पाए। अब पब्लिकेशन की वैल्यू क्या होती है, वाई टू पब्लिश केस रिकॉर्ड, केस स्टडी। एकेडमिक ग्रोथ होती है, या आपका प्रमोशन में हेल्प होती है। एविडेंस जनरेशन होती है आयुर्वेदा के लिए, ताकि मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिटी को हम बता पाए कि ये केस आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से ठीक हुआ और ऐसे ठीक हुआ। इंप्रूव द साइंटिफिक राइटिंग स्किल, आपकी साइंटिफिक राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है। के मैसेज क्या है आज का हमारे टॉपिक का, क्लिनिकल प्रैक्टिस इज रिसर्च। मैं हमेशा कहता हूं जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी एक रिसर्च ही है। हर प्रैक्टिशनर, हर क्लिनिशियन एक रिसर्चर है। वो हर केस को सोच समझ के ट्रीटमेंट प्लान करता है, तो वो कहीं ना कहीं लॉजिक लगाता है इस ट्रीटमेंट के पीछे, तो कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहा है। वो रिसर्च के पीछे में उसका लिटरेचर होता है जो उसने पढ़ा है, या उसने कुछ साइंटिफिक लिटरेचर नई स्टडियां पढ़ी, उसकी बेस पे वो करता है। तो जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट किया, जो पेशेंट में नोट किया, बस वही आपको लिखना है। तो every rogi can become a source of evidence when observed scientifically। Thank you, ma'am। हेलो, मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखी है, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही अच्छी प्रेज़ेंटेशन, और मैं समझती हूँ कि देखो बहुत अच्छे कमेंट्स भी चैट बॉक्स में आने लग गए। डॉक्टर अनुपमा जी, सराहना करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी हमेशा एक आप सबसे निवेदन रहता है कि अ, अच्छे प्रेज़ेंटेशन बहुत बढ़िया रहते हैं, तो हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है स्पीकर की भी, और आगे से आगे मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होते हैं सभी व्यक्ति। अ, और कहीं न थैंक यू कहीं मैम। जो हमें अच्छा लगता है ना, वो सबको अच्छा लगता है, और हमें जो बुरा लगता है वो सबको बुरा लगता है। इसलिए जब मैं शुरू-शुरू में जब स्पीकर बन के जाती थी, तो वो मैं चीज़ बहुत याद करती हूँ कि अच्छा कभी वैद्य पद्मश्री राजेश कोटेचा सर ने मुझे बताया कि हितल अच्छा बोली। तो पता है आज भी वो ऐसे होता है कि अच्छा भाई ने कहा मुझे, है ना? क्योंकि मैं जब यूजी कर रही थी तब भाई पीजी कर रहे थे, तो वहाँ जामनगर में हम 3 साथ साथ में रहे, तो बड़े प्रेरणादायी शब्द रहते हैं और हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं कि नहीं और करना चाहिए, मेहनत और करना चाहिए, है ना? तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराधा जी।
डॉक्टर अनुपमा जी, डॉक्टर शशि जी, and can we download the app? Please again tell the name of the app, sir. मैम केयर राइटर है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जी जी। मैम केयर राइटर, मैम ये केयर आपको ना राइटर। केयर गाइडलाइन जो आप नाइट पे सर्च मारोगे ना, केयर राइटर वेबसाइट है, उस पर आपको आराम से मिल जाएगा। हेलो जी डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो जी इसका जी मैम जी तो वेबसाइट पे भी आराम से मिल जाएगा, आपको ऐप भी मिल जाएगा इसका। हाँ, डॉक्टर इससे जो शशि पहली बार लता लिखना जी। चाह रहा है केस रिपोर्ट, उसके लिए जी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अनुराधा जी धन्यवाद प्रश्न के लिए। डॉक्टर शशि लता जी कुछ प्रश्न पूछना चाहती है, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर आपका नमस्ते सेशन नमस्ते। बहुत ही अच्छा था। बस मुझे एक क्वेरी है सर। अब बहुत सारे जनरल्स है जो कि ऑनलाइन मिलते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा जनरल अच्छा है जिसमें हमें पेपर पब्लिश करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? मतलब ये कैसे डिसाइड करें कि ये जनरल अच्छा है, सही है? मैं अगर बताऊं तो मैम आयुर्वेदा में बहुत सारे जनरल है, आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे पीडियाट्री जनरल भी है जो आजकल आपको पता है। पीडियाट्री जनरल मतलब है आपका ना, आपने जब पब्लिश के लिए डालते हो तो वो कुछ चेक नहीं करते मैक्सिमम ना, सिर्फ आपको बोल देते हैं एक्सेप्टेंस और आपको पे करनी है। आप जी हमेशा सर, जब जी सर। जनरल में आर्टिकल डालें ना, तो आप ये देखिए उसके एडिटोरियल बोर्ड कैसा है। एडिटोरियल बोर्ड ऐसे लोगों से बना है जो अच्छी जगह वर्क कर रहे हैं क्या, ये बहुत मैटर करता है। और जैसे ही पहले यूजीसी केयर गाइडलाइन थी, अब तो खत्म हो गई है, मगर उस गाइडलाइन में उस यूजीसी केयर में था क्या वो, या फिर पबमेड या स्कोपस इंडेक्स जनरल है क्या? क्योंकि कोई भी जनरल जब आपका आर्टिकल छापता है तो वो रिव्यू के लिए भेजता है। रिव्यू का मतलब वो आपके जैसे लोग पर्सन के पास ही, पीयर रिव्यू के पास ही साइंटिफिक कम्युनिटी को भेजता है ताकि वो चेक करे। चेक करने के बाद करेक्शंस आते हैं, तो फिर हम पब्लिकेशन के लिए जाते हैं। मगर अगर जनरल आपको भेजते के साथ ही पब्लिकेशन के लिए बोल दिया, मनी के लिए मांग रहा है, तो आप सोच लीजिए कि वो जनरल अच्छा नहीं है। तो ये डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है, कौन सा जनरल अच्छा है कौन सा बुरा है। मगर आपके एडिटोरियल टीम को देखिए, उसका आप वेबसाइट चेक क्रॉस चेक करके देखिए, उसमें बोर्ड क्या है, रिव्यूअर टीम कौन है उसकी, इस बेस पे आप चेक कर सकते हैं। जी सर, जी। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा सेशन। और मैं चाहूंगी कि थैंक हमारे यू मैम। पास थोड़ा सा समय है, कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप फिनिशिंग टच में बताना चाहे, मैम, या मैंने खुद आपका अपनी कोई एक एक आर्टिकल डाला आर्टिकल, था। जो आपने 50 से ज्यादा हाँ मैम, आर्टिकल लिखे हैं ना, उनमें से हाँ कोई मैम, मैं अपना एक। आर्टिकल शेयर कर देता हूँ मैं हाँ अभी। जी हाँ जी 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 बिल्कुल। मैम जैसे मेरा आर्टिकल था मेरे गाइड ऑफ कोगाइड के साथ, इम्पैक्ट ऑफ शिरोधारा ऑन बायोलॉजिकल मार्कर ऑफ स्ट्रेस, एक केस स्टडी। ये जब मैं पीजी कर रहा था उस टाइम डाला था मैम ये। और ये जैम में छपा हुआ है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इस केस में हमने ना शिरोधारा का स्ट्रेस के बायोमार्कर्स पे इम्पैक्ट देखा था। स्टडी बहुत सिंपल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर हमारा केस में क्या था, हमारे शिरोधारा हमने यूज की थी इसमें, और इम्पैक्ट किसमें देखा था, स्ट्रेस के मार्कर्स पे, जैसे कोर्टिसोल पे, डीएचईएस पे। इस बेस पे हमने ये स्टडी पब्लिश की थी। और मैम मैं पर्सनली बताऊंगा, जैसे मैम ने बोला ना कि कौन सा जर्नल अच्छा होता है,
हमने ये आर्टिकल को पब्लिश होने में हमें 1 से 1.5 साल लग गए थे। मैंने ये डाला था मैम जब शायद 21 में पब्लिश हुआ है, मेरी 20 में पीजी खत्म हो गई थी, उसके बाद ही पब्लिश हुआ था और हमने 18 में लिखा था, 18 और 19 के बीच में। तो इतना टाइम एक अच्छे जर्नल में आपको रिव्यू में, करेक्शंस में लग जाता है। मैम ये ऐसे इसकी अब्स्ट्रैक्ट था हमारे आर्टिकल का, हमने इसमें पेशेंट जो लिया था एक थोड़ा फीमेल व्यू पेशेंट थी हमारी मैम। थोड़ा हेलो व्यू बड़ा कर दीजिए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। मैम, बिल्कुल। जी मैम ये जी, मेरा बहुत आर्टिकल अच्छा था, हो गया। हाँ जी, इम्पैक्ट ऑफ बहुत अच्छा हो गया जी डॉक्टर साहब जी। इम्पैक्ट ऑफ शिरोधारा ऑन बायोलॉजिकल मार्कर ऑफ स्ट्रेस। ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट था। ये एक फीमेल पेशेंट थी 35 ईयर्स ओल्ड। इसमें हमने शिरोधारा दी थी पेशेंट को और उसका प्रोफाइल और मूड स्कोर चेक किया था, सीरम कोर्टिसोल चेक किया था, डीएचई-एस किया था, जो स्ट्रेस के बायोमार्कर्स होते हैं। शिरोधारा हमने 14 डेज तक रेगुलर दिया था इसको ना, और उसके बाद इसको इम्पैक्ट देखा था। मैं इस पूरे आर्टिकल को भी दिखाता हूँ। जैसे ये टाइमलाइन हमने लिखी थी, उसकी ड्यूरेशन, कंप्लेंट्स क्या क्या थी पेशेंट्स की, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, डायग्नोसिस क्या था, क्लिनिकल फाइंडिंग क्या थी उसकी, थेरेप्यूटिक फोकस क्या था हमारा, स्पेशली पूर्वक्रम क्या करवाए थे हमने पेशेंट को, क्योंकि पंचकर्मा दिया था हमने, ड्रग कैसे प्रिपेयर की थी हमने, प्रधान क्रम क्या था हमारा, पश्चात क्रम क्या किया था, क्योंकि हमने पेशेंट को ना कोई इंटरनल मेडिकेशन नहीं दी थी, सिर्फ शिरोधारा ही दी थी। और पेशेंट की असेसमेंट कैसे की थी हमने, कितने दिन बाद की थी, पीओएमएस स्कोर क्या हुआ 7 डे पे, 14 डेज पे हमने चेक किया था, क्लिनिकल आउटकम क्या था उसका, डिस्कशन, लास्ट में कंक्लूजन में। मैम मैं स्पेशली बताऊंगा कि मैंने बहुत सारी केस स्टडी मैम एज ए रिव्यूअर जब चेक किए, तो लिखते सब अच्छे हैं, वो पेशेंट पर्सपेक्टिव वाला पार्ट छोड़ देते हैं कि पेशेंट को फील कैसा हुआ। तो हमेशा पेशेंट पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है केस स्टडी में, कि पेशेंट को फील कैसा हुआ आपकी ट्रीटमेंट के बाद, उसे अच्छा लगा, उसे किस सिम्टम में इंप्रूवमेंट आई, क्योंकि हो सकता है हमें लैब रिपोर्ट में बहुत अच्छी चीजें दिख रही हो, मगर पेशेंट पर्सपेक्टिव में वो चीजें ना दिखे, तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी केस स्टडी के लिए। तो हमेशा केस स्टडी में पेशेंट पर्सपेक्टिव आप नोट आउट कीजिए, उसको लिखिए, और पेशेंट की कंसेंट हमेशा लेनी जरूरी है। और जनरल के हिसाब से सोर्स ऑफ फाइंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको जानना पड़ता है, ये सब एसेंशियल है। और ये डिफरेंसेस है ना। हेलो जी डॉक्टर साहब। हाँ हाँ जी जी। मैम। जी जी तो जी मैम ये बस एक केस था मेरा, हाँ जी हाँ जो जी हाँ मैंने जी 2022 में 21 में पब्लिश हुआ था। जी जी, चंद्रकला जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे रेगुलर व्यूअर और आपके रिस्पॉन्स से हम हमेशा उत्साहित, प्रोत्साहित और आगे से आगे कुछ नया करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्व आयुर्वेद परिषद की इस प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर अंकुर जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका, रिसर्च आर्टिकल जो सच में आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लिखने की, जिससे हम हमारी अगली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, इवन आजकल पेशेंट भी ढूंढ के आते हैं। मुझे जयपुर का ऐसा पता है कि एक इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में
मेरी पेशेंट मेरा ही आर्टिकल लेके और 2 आर्टिकल लेके मेरे पास ओपीडी में प्रिंट लेके आई थी कि मैडम ये आप हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते बस ऐसी ही है मेरी हिस्ट्री। तो यानी कितने लोग जागरूक हो रहे हैं कि मेरा ये डिसीज आयुर्वेद के अनुसार ट्रीटेबल है, वहां मुझे यस कंसल्टेशन मैम। के लिए जाना चाहिए। और बाय चांस वो जयपुर की ही पेशेंट थी और मैं जयपुर में ही थी तब, है ना, अभी कुरुक्षेत्र में हूँ। तो वो मुझे मिलने ही आ गई कि ठीक है भाई, ये तो लिखा है कि यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर है, चलो फिर, है ना, मिल के ही बात कर लेते हैं। क्योंकि और 2 यस आर्टिकल मैम। थे वो ऑल ओवर इंडिया के थे, तो उससे मिलना थोड़ा मुश्किल था उसका। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि एक जो लर्नेड हमारा रोगी है ना, पेशेंट है, वो इस बात को बड़े शिद्दत से देखता है कि हाँ यार, यहाँ कुछ हो सकता है मेरे लिए, है ना। क्योंकि आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी, आयुर्वेद के सिद्धांत, आयुर्वेद की जो परंपरागत बातें, सभी कुछ नहीं है इतना मशहूर, प्रचलित, है ना। तो लोगों को नहीं पता चलता है ना। क्योंकि मैंने जयपुर में 2010 से मैं रही वहां, तो मैंने बहुत बार देखा कि पेशेंट अपने डायग्नोसिस के टैग के साथ आई कई बार ओपीडी में, ओके। आप इंडोमेट्रोसिस ठीक कर लेते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो बड़ा आश्चर्य होता था। मैंने कहा क्यों? कहते आपसे पहले 4 लोगों ने तो मना कर दिया। मैंने कहा बेटा कर देंगे, है ना। तो बड़ा इजी वर्ड्स में, तो वो हमारा ऐसे वो बोलने की स्टाइल, एटीट्यूड, ऐसे वो, है ना, वर्ड्स, कॉन्फिडेंस, ऐसे सारा कुछ नोट करते हैं। क्योंकि यस काफी मैम। संपन्न परिवार से अच्छे अच्छे लोग आते हैं कि वहां तो ये आंसर मिल गया, तो यहाँ मानी आयुर्वेद में क्या मिलेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें पीयर रिव्यूड आर्टिकल के माध्यम से बहुत अच्छा हम लेमेन पब्लिक लोगों के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं उससे हम आयुर्वेद को ऊपर ला सकते हैं, लोगों की चॉइस में ला सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम लोगों की चॉइस में आ गए ना बेटा, तो आयुर्वेद के वारे न्यारे हो जाएंगे। हमें एक बहुत अच्छा प्रभावशाली और एक जो गौरवान्वित होने वाला पद मिलेगा, स्थान मिलेगा आयुर्वेद को। और आयुर्वेद को मिलेगा तो नो डाउट मुझे और आपको और हम सबको ही मिल जाएगा। ये तो है। तो कितनी अच्छी बात ये है तो ना। है। तो क्योंकि सामान्य रूप से मुझे ऐसे लगता है कि फर्स्ट ईयर में आते ही, बीएमएस फर्स्ट ईयर में आते ही, कुछ आयुर्वेदिक टर्म्स फेमिलियर लगने चाहिए, है ना। इसके लिए हम काफी कोशिश करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट पढ़ सकता है व्यक्ति, है ना, तो आयुर्वेद के वर्ड्स जो है, लेखन, ब्रिंगन, दीपन, पाचन, क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों नहीं पढ़ सकता, ये है तो ना। है मैम। क्योंकि उससे आयुर्वेद के प्रति बड़ी जागरूकता आएगी। मुझे याद है 2010 या 11 में कोई एक व्यक्ति एक पुस्तक बेचने के लिए आए थे, जैसे आते हैं ना, ओपीडी खाली देखते ही घुस यस जाते हैं मैम। कि भाई ये बुक है। कोई आयुर्वेदज्ञ ने नहीं लिखी हुई थी, कोई और व्यक्ति ने लिखी हुई वो बुक, पुस्तक थी, है ना। किसी पुस्तक को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्षमा करना मुझे, मगर उसमें जिस हिसाब से वो लिख रखा था ना, वो मुझे ऐसे लगता है कि जो नॉन आयुर्वेदिक पर्सन पढ़ने के बाद वो आयुर्वेद को क्या ही समझेगा, है ना। तीक्ष्ण को शार्प कर दिया था, है ना। तो तीक्ष्ण ऐसे लेमन लैंग्वेज में तो शार्प ही है ना। मगर आयुर्वेद के ड्रग की इफेक्ट में उष्ण मानी हॉट नहीं है, और तीक्ष्ण मानी शार्प नहीं साथ में। है ना। क्योंकि उसको सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या एक सेल के परिप्रेक्ष्य में उसका असर देखना पड़ेगा। और वो हम बच्चों को बता सकते हैं कुछ आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी के साथ, कि आयुर्वेदिक सिद्धांतों के साथ, कि रात को दही नहीं खानी, ऐसा होता है, जो लिखा है वही आज भी होता है, तो कितनी बड़ी ज्यादा प्राउड की बात है। तो कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर फिर बन सकता है आगे ऊपर। तो आपने आज कुछ संरक्षित करने की बहुत अच्छी मेथड बताई, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ थैंक यू कि मैम। हमारे व्यूअर्स में से, और आपका अभी यूट्यूब पे अपलोड भी होगा ये लेक्चर, उसके बाद मेरे पास कम से कम 7-8 फोन आए
कि मैडम हम आर्टिकल लिख रहे हैं, तो फिर मैं आपको बुला के एक बार डिस्कशन करेंगे कि नहीं इसमें ये सुधार करो, है ठीक ना? है मैम। क्योंकि हमने उस समय भी ऐसा ही सोचा था, डॉक्टर क्षिप्रा मैडम और ये लोग आए ना ऐसे, डॉक्टर जागृति के भी लिखना शुरू करो, मैडम मैं फिर से आऊंगी, हाँ मैम। है ना? यस तो मैम। ऐसे अगर इसमें से 5 लोग भी आ जाते हैं, है ना? तो फिर से हम उसको देखें कि अच्छा ये किया, ये करना चाहिए था, ऐसे ये प्रारूप में आ गया। तो कहीं न परफेक्ट मैम। कहीं बहुत अच्छी बात हो जाएगी और नो डाउट पेशेंट और पेशेंट को जानने वाले कम से कम माउथ टू माउथ मीडिया से 50 लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, है ना? क्योंकि मुझे अगर कंधे में दर्द है तो मेरे नियर डियर 50 लोगों को पता होता है कि भाई मेरे को फ्रोजन शोल्डर है हम्म, और मैं कैसे ठीक हुई अब हैप्पी कैसे दिख रही हूँ। तो सही बात है ना? मगर हम्म, पीयर रिव्यूड आर्टिकल बहुत सारे लोगों तक हमारी रीच पहुंचाता है और ये आज की definitely। जरूरत है। तो विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म से थैंक आपका यू मैम। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जी, सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हम सभी अपना अपना कर्तव्य अपनी जगह पर निभाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।